जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए मैथ्स और रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर, है ना। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो देखिए, आप अगर इस साइकिल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 4 के सामने 14 लिखा गया है। ठीक, 4 से 14 कैसे बन सकता है? या तो 3 का गुणा कराया गया होगा या तो 4 का गुणा कराया गया होगा। और आगे चलते हैं, देखिए 9 से 29 बना है। अब यहाँ पे पैटर्न धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। देखिए क्या है, 4 से 14 बनाया गया है, इसी तरीके से 9 से 29 बनाया गया है ना। देखिए 26 से 80 बनाया गया, 26 से क्या बना है, 80 बना है ना। और आगे बढ़ेंगे, 6 से क्या बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 4 से 14 कैसे बना होगा, 4 तिहाई 12 और 2 14। ये पैटर्न आगे भी चलेगा। देखिए कहाँ चल रहा है, देखिए 9 त्रिक 27 2 29, यही पैटर्न है ना। 26 78 और 2 80, सेम टू सेम पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 गुणे 3, 6 त्रिक 18, 18 और 2 20। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न क्या दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देकर बेचता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर बताइए। देखिए अब दुकानदार क्या करता है, वस्तु को लाता है, जिस दाम पे चीजें तैयार होती हैं, लाई जाती है, उसको क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, सीपी, है ना। सीपी को हमेशा 100% मान के चलना है, 100 मान के चलना है, सीपी 100 है ना। अब इसके बाद क्या होता है ना, जिस वस्तु में आपने सामान बनाया उसमें तो बेचेंगे नहीं, उससे कुछ ज्यादा में ही बेचेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या की जाती है, एक मार्किंग की जाती है। कि जैसे मान लीजिए ना, आपने एक पेन बनाया, ठीक है, मान लीजिए आपने एक पेन बनाया, पेन बनाने में 10 रुपए की लागत आई। अब किसी को आप 10 रुपए में बेचेंगे तो आपको फायदा ही नहीं होगा, है ना। आप इसके लिए पेन को क्या करेंगे, ज्यादा दाम में बेचेंगे। अब ज्यादा दाम में बेचेंगे तो जैसे मान के चले आपने बोला पेन 11 का बेचेंगे, है ना। अब कस्टमर आएगा, वो आपसे बार्गेनिंग करेगा, है ना, कि भैया 11 का ना दीजिए, कुछ कम करिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो दुकानदार है वो पहले से ही चालाकी लगाते हैं, सामान को ना ऐसे 15 रुपए लिख देगा कि हम इसको 15 रुपए में तैयार किए। तो इसी को मार्किंग प्राइस कहते हैं, है ना। बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य से ना 20% ज्यादा अंकित करता है। तो 100 रुपए के सामान में 20% बढ़ाएगा तो 120 रुपए अंकित करेगा। अब जब कस्टमर ने बार्गेनिंग किया तो कुछ छूट दे दिया, है ना। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पे कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। देखिए सेलिंग प्राइस, अब देखिए 8% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब पता है क्या, 100 रुपए के सामान को उसने 108 रुपए में सेल कर दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दिया 8% को। अब देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेट अगर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 8% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चीजें सेट है। अब देखिए ये मार्क प्राइस था, उसने कितने रुपए का छूट दिया, 12 रुपए का। कितने रुपए पर, 120 रुपए पर। 12 रुपए का छूट दिया 120 रुपए पर। अब यहाँ पे इसको काट लेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 आपने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में पढ़ा होगा, ये 10% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे की सतह पर चढ़ता है, मतलब खंबे पर चढ़ता है। पहले मिनट वह 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। मतलब बंदर ऊपर चढ़ रहा है, पहले मिनट में 2 मीटर गया और अगले मिनट में फिसल गया, है ना। इस तरह वो कितने समय में खंबे के शीर्ष पे पहुंच जाएगा। देखिए 12 मीटर का खंबा है ना, ये मान लीजिए 12 मीटर का खंबा है ना। अब बंदर क्या कर रहा है, 1 मिनट में ना 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। लेकिन फिर क्या हो रहा है कि जैसे ही अगले मिनट में आता है, नेक्स्ट मिनट में फिर से 1 मिनट की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस हो जा रहा है। अब समझिएगा 2 मिनट में मिला के ना जो इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, 2 मिनट में ये 1 मीटर तय कर रहा है। 2 मिनट में 1 मीटर तय कर रहा है। अब समझिए यहाँ पे, अब आपको लगेगा 2 मिनट में 1 मीटर है तो 12 मीटर कवर करने में 24 मिनट लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझिए। जब बंदर चढ़ेगा, देखिए पहले बार क्या होगा, एक मतलब 2 मिनट में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसे ये 10 मीटर तक जाएगा, है ना। 10 मीटर तक आएगा, है ना। 10 मीटर तक आने में इसको कितना समय लगेगा, 20 मिनट। ठीक, अब इसके बाद ना फिर यहां से जब 2 मीटर का जंप मारेगा 21वें मिनट में, है ना, तो ये टॉप पर पहुंच जाएगा, फिर वापस से खिसकेगा ही नहीं, है ना। तो बंदर क्या हो जाएगा, 21 मिनट में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया, 5 आदमी या 7 औरतें एक काम को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं
और फिर आगे दिया है 7 आदमी और 5 औरत मिलकर उससे दुगने कार्य को पूरा करेंगे कितने दिनों में। देखिए यहाँ पे या लगा है, या का मतलब पता है, या का मतलब ये हो जाएगा कि 3 आदमी है ना, 3 मेन जितना काम करते हैं उतना ही काम करती हैं 7 विमेन, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 32 दिन में काम पूरा हो रहा है। अभी इसको हटाते, देखिए अब यहाँ पे इसको सेट करेंगे तो मेन एक दिन में 7 काम कर रहा है और विमेन एक दिन में 3 काम कर रही है ना। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क अगर आपको निकालना होगा, देखिए ये आपका एक दिन का फंक्शन हो गया, एक दिन का फंक्शन हो गया, है ना। अब यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे चाहे यहाँ पे आप W की वैल्यू रख लीजिए, चाहे यहाँ पर M की रख लीजिए। चलिए हम एक को देख लेते, देखिए 3 गुणे M का मान कितना हो जाएगा 7, है ना। ये एक दिन का काम हो गया, तो 32 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो टोटल काम हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है इससे दुगना काम है, तो दुगना काम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, काम डबल हो गया, है ना। अब कितने लोग करने हैं, 7 आदमी, 7 आदमी। देखो एक आदमी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 7 आदमी मिलकर 7 दिन में एक दिन में 49 काम करेंगे, है ना। प्लस में कितने औरतें, 5 औरतें, तो एक औरत एक दिन में 3 काम कर रही है, तो 5 औरत मिलकर 15 काम करेगी। अब इसको जब आप जोड़ेंगे ना तो 49 एक 50 हो जाएगा, 50 में आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल आपको मिलेगा 64, है ना। 3 गुणे 7 गुणे 32 और गुणे 2, है ना, बटे 64। देखिए 32 दूना 64, 64 से 64 कट गया, 7 त्रिक 21, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूरा कीजिए। देखिए EGIKFILO ऐसे लिखा है, तो इस सीक्वेंस को आपको पूरा करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, E से F हो गया +1 है ना, G से HI हो गया +2 है ना। यहाँ पे I के बाद JK नहीं है, L हो गया +3 है, और K के बाद MN। देखिए यहाँ पे रुके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ ताकि समझ में। देखिए EGI और K, यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, E से हो गया यप, है ना, यप हुआ है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए G से I हो गया है, और यहाँ पे देखिए I से L हुआ है ना, और इसके बाद K से O हो गया। देखिए E से F, है ना, मतलब डायरेक्ट एक डेटा आगे ले लिया गया, है ना। यहाँ पे +1 लिखते हैं, है ना, सीधा सीधा +1 किया गया। देखिए यहाँ पे G से ना H नहीं है, I है, +2 किया गया, है ना। I के बाद J के नहीं +L, मतलब +3 किया गया, है ना। इस तरीके से LMN नहीं है, तो यहाँ पे +4 किया गया। अब आपको सीक्वेंस पता चल गया। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देखिए F के बाद क्या हो जाएगा, G आएगा। जैसे G आएगा तो G लिखते ही ऑप्शन नंबर B खत्म हो जाएगा, ठीक। H के बाद I नहीं आएगा, J आएगा, है ना। देखिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखिए 2 ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो चुका है, G J अभी भी फाइंड है, मतलब ये दोनों चल रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए J के बाद K L नहीं आएगा, M आएगा। M जैसे मिलेगा तो आपको ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला पैटर्न लिखते हैं, मतलब पहले अक्षर का कोड निकालते हैं, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए थे, इन 2 में फाइट था। इसके बाद आगे चल के ये भी क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये है, रवि पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, 1 किमी चलने के उपरांत वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किमी चलता है, पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किमी चलता है, अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किमी चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए रवि ने स्टार्ट किया, देखिए 1 किमी चलने के पश्चात सबसे पहले देखो पूर्व की ओर चल रहा है, तो देखिए जब भी पेपर पर ड्रॉ करना होता है तो पेपर पर ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक। तो देखिए रवि यहाँ पर था, ये पूरब की ओर चला 1 किमी, ठीक, 1 किमी चला पूरब की ओर। इसके बाद क्या होता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। देखिए दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किमी चला, है ना। 5 किमी चलने के बाद फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है, पूरब की ओर मुड़ा और ये 2 किमी चला, है ना। वापस से बोला जा रहा है अंतिम बार उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किमी चलता है। देखिए उत्तर मुड़ा और ये 9 किमी चला, ठीक। अब 9 किमी चला, अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, इसका डिस्टेंस ये रहा, है ना। निकालने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अब आराम से अप्लाई हो जाएगी। देखिए ये 5 है तो इसके बराबर ये भी कितना हो जाएगा 5, ये बचा हुआ सेगमेंट 4, ये ऊपर वाला 4 हो जाएगा, है ना, इस ट्रायंगल में। अब देखिए ये 1 और ये 2, ये दोनों आपस में मिलकर के 3 बन जाएंगे, 3 4। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 4 चौका 16, 3 तिरिका 9, 16 9 25 हो जाएगा। 25 को करड़ी में लेकर जाएंगे, 5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। स्लाइड नंबर 8 दिया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 छात्र उसमें से अनुत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। देखिए स्मिता है, देखिए स्मिता है, अब ये ऊपर से ना 16वें स्थान पे, इसका मतलब समझिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आप बोला गया कि आप क्लास में ऊपर से चौथे स्थान पे, चौथे का मतलब पता है क्या है कि 3 लोग आपके ऊपर है, पहला दूसरा तीसरा और आप चौथे पर है, ठीक। अब इसी पैटर्न पे आप देखिएगा
क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि स्मिता जो है, स्मिता ऊपर से 16वें नंबर पे, मतलब 15 लोग ना स्मिता के ऊपर है, 15 लोग है ना, और नीचे से स्मिता 29वीं है, मतलब यहाँ पे 28 लोग स्मिता के नीचे हैं, ठीक, और एक खुद स्मिता है, ठीक, ये हो गई है ना। इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, 6 ने परीक्षा छोड़ दिया, तो 6 ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 लोग अनुत्तीर्ण रहे। ये टोटल विद्यार्थी हो गए, देखिए 15 5 20, ठीक है, 20 और 28 48, 48 से 49 6 55, ऑप्शन नंबर डी। तो आप ये बेसिक तरीके से इमेजिनेशन के साथ निकाल सकते थे। बाकी अगर आपको कैलकुलेशन करना है फार्मूले के साथ, तो आपको फार्मूला पता होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फार्मूला होता है। देखिए टोटल यहाँ पे कितने हैं आपको निकालना है, तो देखिए लेफ्ट प्लस राइट, ऊपर से दिया है 16 और ये दिया 29, तो 16 + 29 आप इसको ऐड करेंगे, है ना, 16 29 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में से 1 निकालेंगे तो टोटल बराबर 44 आ रहे हैं। देखिए 44 आ रहे हैं। अभी क्या डेटा दिया है कि कितने लोग छोड़े हैं, 6 लोगों ने छोड़ दिया, तो 44 से 50 हो जाएगा, और 5 फेल हो गए तो 50 और 5 55 हो जाएगा। तो आप चाहे बेसिक के साथ जाइए, आप चाहे फार्मूले के साथ जाइए, आपका आंसर सेम आएगा अगर आपने कैलकुलेशन ठीक किया है तब। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट दिया है, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। इस फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है। देखिए जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही बहन है। देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोटोग्राफ में किसी महिला को दिखाते हुए एक आदमी क्या कहता है कि जो फोटोग्राफ की महिला है ना, मेरे भांजे की नानी। देखिए भांजे की नानी मतलब समझिए, ये आदमी है, ठीक है, आदमी की बहन होगी, इस बहन का कोई लड़का होगा, है ना, ये इसका मतलब इसके लिए भांजे का काम करेगा, ठीक। भांजे की नानी मतलब देखिए इस आदमी की क्या हो जाएगी, यहाँ पे आदमी की माँ हो जाएगी, है ना। अब इसकी जब कोई और बहन नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा ट्री दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आदमी है, ए फॉर आदमी, है ना, यम नहीं लिख रहे हैं, है ना, यम फॉर महिला, ठीक है, बी फॉर भांजा और एन फॉर नानी, ठीक, सेट हो गया पूरा। तो उस व्यक्ति का की बहन से महिला का क्या संबंध है, सीधी सी बात है। देखिए ये जो महिला है ना, ये नानी जो लगेगी, नानी है, इस महिला की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब देखिए पीईटी के पेपर में डीआई का रोल आपको पता है, डीआई टोटल 20 नंबर की आएगी। तो यहाँ पे डीआई में एक क्वेश्चन दिया गया है ना, दी गई तालिका का आपको अध्ययन करना है। अब इसमें क्या दिया है कि आपको 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या दर्शा रहा है ना। ये जो डीआई है ना, ये पिछले क्लास में मैंने डिस्कस भी कर रखा है, इसलिए मतलब ये टेस्ट सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया रहा है, 4 शेयर ब्रोकर कंपनी, एंजल, शेर खान, जेरोधा और ट्रेडफुल, है ना। इसमें मई जून जुलाई अगस्त में कितने कितने सैकड़े में खाते खुले ये बता रहे हैं। देखिए आपके सामने चार्ट आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है, मतलब डेटा को डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं है। डिकोड करने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन हमको स्पष्ट नहीं दिखती, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है। डिकोड करने का मतलब ये है कि उसको सही फॉर्मेट में लाया जाता है ताकि क्वेश्चन में प्रयोग किया जा सके। ये स्पष्ट दिख रहा है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी, है ना। अब अगस्त के कुल खातों को देखना और जून के कुल खातों को देखना है। देखिए अगस्त के कुल खातों की बात करेंगे तो अगस्त में कुल खाते कितने खुले, देखिए 65 और 35, 100 हो जाएगा, 100 और 30 130 और 50 180, अगस्त में कुल 180 खाता खुले, है ना। अब जून की बात करेंगे, जून को देखिएगा, देखिए 20 10 30 और 40 70 और 40 110, 110 हो गया। 110 में फिर आप जोड़ेंगे, देखिए 8 8 16 17 18 और 5 23, है ना, 110 और 123 133 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जून में कितने खाते खुले 133, अगस्त में खुला 180, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून से कितना कम या ज्यादा है। देखिए जो अगस्त में खुले खाते हैं 180 है, जून में खुले खाते 133 है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगस्त वाला 47 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, जून से ज्यादा है। तो यहाँ पे 133 और इंटू में 100, है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर अप्रॉक्सीमेशन के साथ जाएंगे तो देखिए या फिर आप इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4700 भागे 133, ये कैलकुलेशन बनेगा। देखिए अगर 133 3 बार में लेकर जाएंगे तो 399 मिलेगा, बचेगा 71, है ना, 0 उतर आएगा। फिर 113 बचे 65, ये 5 बार में जाएगा, है ना, तो 5 से 15 एक हासिल है, 13 बचे 65, देखिए और 5 से 15 एक हासिल है, 13 बचे 65 एक 66, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 45, है ना, दशमलव लगा, है ना, 0 बढ़ेगा, है ना। फिर आपका ये 13 चौका 52, 4 नहीं 3 बार जाएगा, 35.3% के अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो 35.3% ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। देखिए एंजल और जेरोधा का अनुपात लेना है, ठीक है। मई से सितंबर मतलब सबकी बात कर रहा है ना। तो मई से सितंबर तक देख लेते हैं एंजल और जेरोधा की कहानी का क्या है। देखिए
यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मई से सितंबर तक, देखिए मई से सितंबर तक एंजल की बात करेंगे ये हो जाएगी, मई से सितंबर तक जीरोधा की बात करेंगे ये हो जाएगा। देखिए एंजल में 25 और 35 60 हो जाएगा, है ना, आपको आराम से दिख रहा है 25 और 35 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 और 65 और 55 120 हो जाएगा, तो ये टोटल 180 बन गया, है ना। 180 और 20 180 और 20 200, यहाँ पे 208, ठीक है 208 हो गया एंजल में। जीरोधा की बात करेंगे, देखिए 30 40 70, ठीक है, सॉरी 30 50 80 80 और 40 120 120 में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 मिल जाएगा, मतलब 200, है ना। अब इसका अनुपात निकालना है, मतलब 208 बटे 200 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। पूरा पूरा कट कहने का मतलब है कि पहले आप इसको 4 से काट लीजिएगा, 52 बटे 50, है ना, 52 बटे 50 मिलेगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो दिया होगा या फिर इसको पूरा हल किया होगा, तो चलिए देख लेते। देखिए पूरा हल किया यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? महत्तम का मतलब मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पे एवरेज आपको निकालना है ना, सबका बेस समान है। बेस मतलब जो पदों की संख्या, देखिए यहाँ पे सब में समान है ना, तो इसमें जो खाता ज्यादा खुला होगा उसका एवरेज ज्यादा आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए आगे अगर बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे इन दोनों का निकाल रखे आपने, इधर निकाल लीजिएगा, है ना। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 22 और 18 40 हो जाएगा, ठीक, 40 और 30 70 हो जाएगा, 70 और 45 115, 115 में आप 32 जोड़ेंगे तो 115 और 32 147 हो जाएगा। अगर इसमें आप देखेंगे, देखिए 35 और 45 80 80 और देखिए 50 130 190 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 232, है ना। तो सबसे ज्यादा खाता खुला है 232। 232 कहाँ पे खुला है? ट्रेड बुल में खुला है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ट्रेड बुल, है ना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्लाइड नंबर 13, ट्रेड बुल, है ना। तो ट्रेड बुल में सबसे ज्यादा खाता खुला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 14। इसमें पूछा है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था। मतलब ट्रेड बुल वाला जो है वो कितना ज्यादा है शेर खान के से। तो देखो सीधी सी बात है, ज्यादा की बात पूछा जा रहा है ना, तो 100% ट्रेड बुल वाला ज्यादा होगा, है ना। किससे ज्यादा होगा? शेर खान से ज्यादा होगा। देख लेते हैं कितना ज्यादा है। देखिए ट्रेड बुल और शेर खान को देखते हैं। देखिए ट्रेड बुल में 232 खुला है ना, और शेर खान में खुला है 147। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 53 और 32, है ना, 53 और 32 अगर आप ऐड करेंगे तो ये 58 85 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 147 से ज्यादा। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15, है ना। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? देखिए यहाँ पे महीनों की बात पूछ लिया। अब महीनों की बात पूछ लिया तो आपको क्या करना है? यही कैलकुलेशन करना है आपको, इस बेसिस पे करना है ना। आप देख लीजिएगा जो मैक्सिमम आएगा वहीं पे एवरेज मैक्सिमम बनेगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। यहाँ पर भी देखिए एक डीआई दिया है ना। यहाँ पे डीआई में क्या दिया? ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। आपको ये ग्राफ देखना है। देखिए कच्चे ऊन के उत्पादन के बारे में बता रहे हैं, है ना। देखिए 2013-14 में 56 मतलब यहाँ पे देखिए मीट्रिक टन है, 2014-15 में 51 है, 2015-16 में 53 है ना। ये भी डायरेक्ट डेटा दिख रहा है, तो डिकोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट हम लोग उत्तर देंगे। तो चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए प्रश्न क्या पूछे। अगर हम लोग प्रश्न को देखें तो पहला यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, मतलब पूरे 8 वर्षों में ना एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ इसकी बात पूछी जा रही है। देखिए अब एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए मतलब आप सबको जोड़ देंगे, और जोड़ करके आप क्या करेंगे? देखिए जितने भी हैं सबको जोड़ करके 2 2 4 2 6 2 8 8 मतलब पदों की संख्या 8 है, तो 8 से भाग कर देंगे। कैसे किया जाएगा? देखिए 50 और 50 100, है ना। 150 में 60 जोड़ेंगे, है ना, तो 210 में 70 जोड़ेंगे 280, है ना। यहाँ पे 280 330 हो जाएगा, 390 हो जाएगा, 390 में 60 70 जोड़ेंगे तो 460, है ना। और बाकी ये देखिए जो इकाई अंक छूट रहा है, 6 1 7 3 10 5 15 15 और 6 21 21 और 8 29, है ना। 29 और 3, अगर 29 में 3 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 32 8 40, है ना। ये देखिए टोटल आ गया 500, है ना। 500 को कितने लोगों में डिवाइड करना है? 8 लोगों में डिवाइड करना है। 8 लोगों में डिवाइड करेंगे, 8 6 48, है ना। इसके बाद कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, 8 दूना 16, 4 बच रहा है, 8 पंचे 40, 62.5 मीट्रिक टन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 62.5 ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष। देखिए यहाँ पे उच्चतम वृद्धि पूछा है। कई बार क्या होता है ना, उच्चतम वृद्धि प्रतिशत पूछता है, तो जब प्रतिशत पूछेगा तो उसकी कहानी अलग होगी, और वृद्धि पूछेगा तो उसकी कहानी अलग होगी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं उच्चतम वृद्धि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पे तो कम ही है, तो इसको देखना नहीं है ना। यहाँ पे ग्रोथ है खाली 2 का, यहाँ पर ग्रोथ है 12 का, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ है 11 का,
इधर कमी है, नहीं देखना, इधर 10 का ग्रोथ है और इधर 5 का ग्रोथ है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे है? 12 का ग्रोथ है। किस महीने में? 16 और 17 में। ऑप्शन देख लेते कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्लाइड नंबर 18 पे 16-17 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना है? तो देखिए 14-15 और 19-20 का देखना है सेटलमेंट, है ना। 14-15 की बात करेंगे, 14-15 में कितना है? 51, और 19-20 में देखेंगे तो कितना है? 19-20 में 68, है ना। देखिए 68/51, है ना। तो 68/51, है ना। आप इसको काट लेंगे, 3/4 मिल जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना। देखिए एक अलग डीआई है। इस डीआई में क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पे देखिए एक ग्राफ में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 7 छात्रों का औसत दिखाया जा रहा है इतिहास और भूगोल का। मतलब 7 विद्यार्थी, इनको इतिहास और भूगोल में मिला है। देखिए विद्यार्थी 1 है, विद्यार्थी 2 है, 3 4 है ना। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आएगा और आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे पूछा जा रहा है किसको किसको भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर मिला है। देखिए यहाँ पे जो रेशियो दिया है ना, रेशियो दिया है हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी, इतिहास और भूगोल का, है ना। अगर इतिहास में कम नंबर मिलेगा, मतलब नंबर देखो अगर अंश छोटा होगा तो जो भी आंसर आएगा 1 से छोटा रहेगा। तो इसमें डायरेक्ट आपको देखना है कितने लोगों का अंश है जो कि मतलब जो वैल्यू आ रही 1 से छोटी। देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। 4 ऐसे बच्चे हैं ना जिनका अंश 1 से छोटा है, मतलब पूरी वैल्यू 1 से छोटी है, अंश हर से छोटा है। तो 4 लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको हिस्ट्री में कम नंबर मिलेगा ज्योग्राफी से। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 4, है ना, ऑप्शन 4। अच्छा यहाँ पे नंबर पूछा है कौन कौन है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए अगर नंबर की बात करेगा तो विद्यार्थी पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ऑप्शन नंबर बी। चल अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पे आपको अंक का प्रतिशत पूछा है। जब कभी भी प्रतिशत की बात करेगा, है ना, तो आपको एक बेस वैल्यू पता होनी चाहिए और पीछे के क्वेश्चन में बेस वैल्यू नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको रेशियो दिया है ना, रेशियो दिया। अब रेशियो में देखिए आप बेस किसको मानेंगे, उसका पूर्णांक कितना था आपको कुछ नहीं पता है, प्राप्तांक कितना है कुछ नहीं पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंकड़ा अपर्याप्त है, आप इसका मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? ये भी सरल सा क्वेश्चन है, सब नजरों का खेल है ना। अधिकतम और न्यूनतम को देखना। देखिए अधिकतम 1.55 है ना, और न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम 0.35 है। इसका डिफरेंस आपको निकालना है, तो 1.25 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 1.25 ऑप्शन नंबर। अच्छा यहाँ पे घटाने में गलती है, ठीक है। 1.55 है और 3.35 है ना, तो इसका 1.20 आएगा। घटाने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास के अंक बताइए। अब छात्र 4 की ओर आते हैं। देखिए छात्र 4 की अगर बात करेंगे तो देखिए छात्र 4 यहाँ पर है ना। देखिए छात्र 4 का जो रेशियो दिया गया है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1.25 दिया है ना। लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे 1.25। देखिए यहाँ पे जो हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी का रेशियो है ना, ये 1.25 दिया, मतलब आप इसको 5 और इसको 4 मान सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके जियोग्राफी में जो नंबर है ना, जियोग्राफी में कितने नंबर है? 60 नंबर है। तो यहाँ पे मैं जियोग्राफी में इसको 60 नंबर दे देता हूँ। देखिए आप जैसे इसको जियोग्राफी में 60 नंबर देंगे, अब कैलकुलेशन बनेगा, है ना। कैलकुलेशन बनेगा तो आप इसको इधर भेजेंगे। देखिए 15 आ जाएगा, तो 15 × 5 = 75, ऑप्शन नंबर सी। इतिहास में 75 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, कितने छात्रों में भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? देखिए इतिहास में ज्यादा अंक है भूगोल से, इसका मतलब है कि जो अंश होगा, अंश बड़ा होगा हर से। जब अंश हर से बड़ा होगा, जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। तो देख लीजिए कितनी वैल्यूज है जो 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने लोगों की वैल्यू ऐसी है जो 1 से ज्यादा है। पहले मैं पूरा क्लियर करता हूँ यहाँ पे, फिर दिखाता हूँ। देखिए आप अगर 1 से ज्यादा की वैल्यू देखने के लिए जाएंगे, देखिए पहला स्टूडेंट है ना, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, तो 3 लोग ऐसे जिनका मतलब ज्योग्राफी में नंबर कम है, हिस्ट्री में ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। आज हम लोगों ने डीआई के 3 सेट कवर किए और कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को कवर किया है। तो देखिए अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। जहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको परचेस कीजिए और दबा करके टेस्ट दीजिए। आप जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।